Assalamualaikum students. I hope you all will be safe and sound. Student, today our topic is Bohr's atomic model. Let's start. बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने से पहले आपको नील बोहर के बारे में पता होना चाहिए। नील बोहर एक डैनिश फिजिक्स थे और इन्होंने रदरफोर्ड के पास रदरफोर्ड के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। यानी रदरफोर्ड इनके प्रोफेसर थे और उन्हीं के अंडर इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। रिसर्च उन्हीं के अंडर की थी। 1913 में बोहर प्रेजेंटेड हिज मॉडल एटॉमिक मॉडल बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। 1913 में बोहर ने एक मॉडल पेश किया एटॉमिक थ्योरी का, जो कि क्वांटम थ्योरी पे बेस करता था। ही वॉन 1922 इन 1922 में उन्होंने नोबल प्राइज़ भी, इन्हें नोबल प्राइज़ जो कि सबसे बड़ा एक प्राइज़ मिलता है साइंटिस्ट को, वो मिला इन्हें फॉर फिज़िक्स फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के स्ट्रक्चर पे काम करते हुए। कीपिंग इन व्यू, अब देखें बोहर एटॉमिक थ्योरी है क्या। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनको जहन में रखा नील बोहर ने एंड प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913। 1913 में एक नया मॉडल दिया एटम का। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज अ फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। और इस मॉडल के लिए क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक की जो थी वो फाउंडेशन, बुनियाद बनी। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था उसको डिस्कस करने से पहले आपको मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी, जो कि मैंने अभी बताया क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक्स, इसका पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो पहले मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ। देखें, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने क्या कहा था? प्लैंक्स ने एक ख़ास पॉइंट बताया, एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। ना तो एनर्जी एमिट होती है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कंटिन्यूसली। यानी कि आपको रेस नज़र आती होंगी एनर्जी की, ऐसे ही लगता है जैसे कंटिन्यूस आ रही है और कंटिन्यूस वापस जा रही है। हालांकि ये जो रोशनी है, रोशनी को ही ले लें, रोशनी रेस नहीं है। इट इज़ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव और पैकेट्स और क्वांटा। लाइट जो है, ख़ासतौर पे लाइट की अगर हम बात करें, लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज़ ऑफ्टन कॉल्ड फोटोन। लाइट जो एनर्जी है ख़ास किस्म की, इसको फोटोन कहा जाता है। जहाँ से भी जिस भी चीज़ से लाइट रिलीज़ होती है वो असल में लाइट रेस नहीं होती, आप श्वाइन नहीं कहेंगे उन्हें, बल्कि क्या कहा जाता है, ये एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो असल में निकल रहे होते हैं वहाँ से, और उनको नाम दिया गया, अगर रोशनी की बात की जाए तो उनको क्या नाम दिया गया? फोटोन्स का नाम दिया गया। ठीक हो गया। तो ये असल में फोटोन्स होते हैं, जो लाइट हमें नज़र आती है वो असल में फोटोन्स होते हैं। फोटोन्स किसे कहेंगे? एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को फोटोन्स का नाम दिया गया। और ये मैक्स प्लैंक्स ने थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक उसने कहा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे जितनी उसकी एनर्जी होगी, यानी एनर्जी कितनी किसी चीज़ से निकल रही है, असल में वो किस पे डिपेंड करता है? जितनी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम एनर्जी होगी। तो इसे इस तरह से भी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है साइन, तो इसे E इज इक्वल टू एच वी भी लिख सकते हैं। एच क्या है? एच इसका कांस्टेंट है। एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू प्लैंक्स ने बताई थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखें, एक दफ़ा मैं दोबारा से एटम के लिहाज से बता रही हूँ। A body can emit or absorb energy only in term of integral multiples of quantum और photons। एक बॉडी, फॉर एग्जांपल एटम ही ले लें, एटम से जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी या उसमें ऐड होगी तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? वो हमेशा पार्टिकल या फोटोन की फॉर्म में होगी, और उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? वो इसके इक्वल होगी। उसकी एनर्जी अगर हमने काउंट करनी होगी तो हम इस फार्मूला से करेंगे, E इज इक्वल टू NHV। अब हम चलते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी की तरफ। बोहर ने क्या कहा? बोहर मॉडल में ये कहा गया, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी। जब कोई भी
एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो ना तो एनर्जी एमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है। द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज इट रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इसने कहा, मैं आगे जा रही हूँ, इसने कहा बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक हमेशा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो आपको गोल गोल दायरे नज़र आ रहे हैं ये शेल्स कहलाते हैं। ये पहला शेल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल में रिवॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल्स में रिमूव करते हैं। क्या होता है जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रिमूव करता है तो बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक ये शेल जो हैं फिक्स एनर्जी के होते हैं, इनकी एनर्जी फिक्स होती है। अगर एक शेल की बात की जाए तो इसकी कोई और एनर्जी होगी, इस शेल की कोई और एनर्जी होगी और इसकी कोई और एनर्जी होगी। हमेशा इनकी फिक्स एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं होती। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी ख़ास किस्म की एनर्जी होगी तो वो रिवॉल्व कर रहा होगा। जब भी एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एनर्जी लेवल भी इसे कह सकते हैं, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो या तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और वो एनर्जी किस शक्ल में होगी, वो एनर्जी मैंने पहले भी बता दिया, एनर्जी रेस की शक्ल में नहीं होगी, वो एनर्जी पार्टिकल या फोटोन की शक्ल में होगी, या जिसे क्वांटा भी कहेंगे। अगर वो रोशनी का पार्टिकल है तो उसे हम फोटोन कहेंगे, अगर वो किसी भी एनर्जी का पार्टिकल है तो उसे हम क्वांटा कहेंगे, ठीक है। क्वांटा एक छोटा पार्टिकल है जो एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है या सबसे छोटा पार्टिकल है जो एब्जॉर्ब हो सकता है या रिलीज़ हो सकता है, उसको कहते हैं क्वांटा। अंडरस्टैंड? देखें, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना ही रिलीज़ करता है, कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं करता। कंटिन्यूसली का मतलब है रेस की शक्ल में। द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, ये हमेशा क्वांटाइज होती है क्वांटम नंबर की शक्ल में, यानी डिस्क्रीट पैकेट्स, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में रिलीज़ करता है। पैकेट्स होते हैं असल में। एज इट रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, जब एक फिक्स एनर्जी में वो रिवॉल्व कर रहा होता है, कॉल्ड एनर्जी लेवल बाय हिम, उसने इनको नाम दिया एनर्जी लेवल का। आजकल इनको शेल का नाम भी दिया जाता है। अब बोहर एटॉमिक मॉडल के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उसने बताए। सबसे पहला पॉइंट देखें, दी हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल। इसने कहा कि हाइड्रोजन एटम जो है वो एक टीनी पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है। ये हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल, इसने कहा कि हाइड्रोजन एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है, टीनी न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स पे मुश्तमिल होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन एन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। रेडियस आर के यानी आप देखें, ये एक आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, इस न्यूक्लियस के गिर्द आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनको नाम दिया उसने एनर्जी लेवल का, ठीक है। एनर्जी लेवल में फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल एक, और ये एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ से लेके न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का फासला, इस एनर्जी लेवल का फासला कहलाता है रेडियस आर, ठीक है। ये रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक का फासला रेडियस आर कहलाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है उसने, फर्स्ट पॉइंट में यही कहा है कि हमेशा न्यूक्लियस जो है वो टीनी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के गिर्द एक ख़ास एनर्जी लेवल में रिमूव करते हैं और उनका रिवॉल्व करते हैं, और उनका जो फासला है वो रेडियस कहलाता है। ईच ऑर्बिट है फिक्स एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, और वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी के पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन पार्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ख़ास ऑर्बिट में रहता है, इट डज़ नॉट
रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहेगा, एक ही एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है मुसलसल, तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही रिलीज़ करेगा। द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तब ही वो रिलीज़ करेगा एनर्जी को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑर्बिट है, ये एनर्जी लेवल है, तो इस एनर्जी लेवल में जब तक रिवॉल्व करता रहेगा ये अपनी एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करेगा किसी भी एनर्जी को, ना ही क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा, बल्कि उसी एनर्जी लेवल में मुसलसल घूमता रहेगा, बिना एब्जॉर्ब किए कोई एनर्जी, ना ही एमिट करेगा। लेकिन एक और पॉइंट, जब ये यहाँ से इस एक एनर्जी लेवल से यहाँ पे जाएगा या एक बाहर वाले एनर्जी लेवल से अंदर आएगा, यानी जब ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जंप करेगा, तो या तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा या ये एनर्जी एमिट करेगा। अब देखें, जब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले एनर्जी लेवल से अंदर की तरफ मूव करता है, जैसे कि यहाँ पे मूव कर रहा है, बाहर वाले एनर्जी लेवल से अंदर छोटे एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है। बाहर वाला एनर्जी लेवल जो है, या जिसे शेल कह लें, वो बड़ा है, और अंदर वाला शेल जो सबसे करीब है न्यूक्लियस के, वो आप देख रहे हैं कि रेडियस में छोटा है। तो बाहर से अंदर आया, बड़े शेल से जो न्यूक्लियस से दूर था, उससे छोटे शेल में जो कि न्यूक्लियस के करीब है उसके पास आया, तो हमेशा क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वो अंदर की तरफ आएगा, और जब भी उसने बाहर की तरफ जाना होगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमेशा एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। ठीक है, देखें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से, अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर, लेकिन जब ये बाहर वाले से अंदर वाले की तरफ आएगा, इट रेडिएट एनर्जी, तो ये एनर्जी को निकालेगा। एंड दिस चेंज इन एनर्जी डेल ई इज़ गिवन फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन। और ये एनर्जी चेंज जो है, ये प्लैंक्स इक्वेशन जो हमने पीछे पढ़ी, प्लैंक्स ने भी यही कहा था कि एनर्जी चेंज किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, और उसने इसको नाम दिया था, साथ साथ प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल भी होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट को मैंने बताया था, v क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी मैंने बताती थी 6.63 × 10⁻34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। उसके बाद देखें, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम mvr इज़ गिवन बाय mvr इज इक्वल टू nh/2π। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ख़ास ऑर्बिट में जब मूव करता है, तो वो फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका मोमेंटम जो है वो फिक्स होता है। फिज़िक्स में आप लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, और उसको हम इस तरह से किसी भी ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम को हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं, mvr इज इक्वल टू nh/2π। पाई आपको पता है 22/7 इसकी कीमत होती है, और n जो है यहाँ पे क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट के क्वांटम नंबर को। और क्वांटम नंबर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ अभी पीछे चल के। यहाँ पे देखें क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर पहला, ये जो शेल है, ये आगे चल के हम जब शेल्स को डिस्कस करेंगे मैं आपको क्लियरली ये पॉइंट्स क्लियर कर दूँगी। पहले शेल को कहते हैं के शेल, दूसरे शेल को कहते हैं एल शेल, और तीसरे शेल को कहते हैं एम शेल। ठीक है, पहला जो के है उसका क्वांटम नंबर होता है 1, दूसरे का क्वांटम नंबर होता है 2, और एम शेल का क्वांटम नंबर होता है 3। ठीक है, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा एक ख़ास एंगुलर मोमेंटम में ही रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है, तो वो या तो रिलीज़ करता है एनर्जी या वो एब्जॉर्ब करता है। और अगर वो हायर से लोअर की तरफ आए,
हायर से लोअर की तरफ आए, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है, इसका मतलब न्यूक्लियस से दूर था तो अट्रैक्शन कम थी, न्यूक्लियस के करीब आया तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसलिए करीब आने के लिए उसे क्या करना पड़ा, एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ा। और वो एनर्जी जो उसने रिलीज़ की है वो किसके इक्वल है, वो प्लैंक्स इक्वेशन कांस्टेंट के इक्वल है, डेल ई इज इक्वल टू एच वी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। और वो एनर्जी जो उसने जब वो बाहर वाले ऑर्बिट लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी को हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, और वो भी डेल ई इज इक्वल टू एच वी, यानी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान का एनर्जी डिफरेंस। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम एनर्जी कहें कि इसकी E2 थी, इसकी क्या थी, E1 थी, तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल होगा, H और फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसके इक्वल इन दोनों के एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।